So what is isotopes? Sir, elements have same atomic number but different mass number. बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। एग्जांपल राइट। सर आपके साथ दो लिखा है तो इसका कौन सा है? ठीक है, ये लिखा था। फिर मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, इसके एग्जांपल बताए थे। कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल में कौन कौन सा बताया था? एक हाइड्रोजन का बताया था। हाइड्रोजन में 1 1 1 1 2 3। कार्बन हो सकता है इसका एग्जांपल। कार्बन होता है बेटा, क्यों नहीं होता? कार्बन होता है, कार्बन 6, कार्बन 14 13 नहीं होता बेटा, 14 होता है। 13 भी बताया, देखना पड़ेगा अपने मॉडल में, भी ये है नहीं। दूसरी चीज ऑक्सीजन का भी बताया था, 8 16 8 18। कोई कोई जगह पे आपको बोल देगा 17, कंफ्यूज मत होना, वो भी क्या है? आइसोटोप्स है। ठीक है, बट आपको ये आइसोटोप्स में याद रखना है, नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। बात समझ में आई? फिर मैंने आपसे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ पॉइंट लिखाया था। क्या पॉइंट लिखवाया था मैंने? कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे। न्यूट्रल एटम के अंदर, इसके अंदर न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सर फिजिकल प्रॉपर्टी तो किस पे डिपेंड करती है? उसके अंदर पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट रहेगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी में तो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बस समझ रही है? तो हमने लास्ट क्लास में मैंने लिखा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। उल्टा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज of an isotope are different। ठीक है, क्यों डिफरेंट होती है? ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन। अब कोई आपसे पूछे क्यों डिफरेंट होगी तो आप क्या बताओगे? ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है। हाँ बोलो बेटा। सर स्कूल में सब बता रहे थे कि जो C12 है वो नेचर में आता है और जो C14 वो रेडियोएक्टिव है, तो सब वो ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड मेरे सामने आए। आपने बोला सर ये हमारा नॉर्मल कार्बन है, ठीक है, और इसको बोल रहे हैं सर ये रेडियो एक्टिव कार्बन है या रेडियो एक्टिव एटम है। आप सबके स्कूल में भी कुछ ऐसे बताया गया है या नहीं बताया गया है? बताओ। सर अभी स्कूल में चैप्टर ही नहीं हुआ है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर डिफरेंस समझना दोनों के अंदर। नॉर्मल जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, जो रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव मतलब हार्मफुल रेडिएशन इमिट करता है। क्या करता है बेटा? हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है, उनको बोलते हैं रेडियोएक्टिव। अब यहाँ पर कार्बन है तो हम क्या लेंगे? रेडियोएक्टिव
कार्बन ये हार्मफुल रेडिएशन इमिट करेगा, यानी सिंपल बोले तो रेडिएशन इमिट करेगा, कैन बी अल्फा बीटा और गामा। वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे सर ये रेडिएशन क्या होती है, बस अभी समझना इससे क्या निकलेगी, हार्मफुल रेडिएशन निकलेगी। डोंट वरी, मैं इसका अभी डिटेल में और बताऊंगा जब मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन भी बहुत सारी चीजें, ऐसी चीज बाकी के साथ हाँ बाकी सारों के साथ होती है। ये तीनों की तीनों, ये देखो ये नॉर्मल हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों रेडियोएक्टिव है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन, ये रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन होता है, तो वो तुम पढ़ोगे बेटा, ठीक है। उससे पहले तो हम ये जान लें आइसोटोप का मतलब, फिर हम रेडियोएक्टिव पे जाएंगे आराम से। तो हमने क्या बोला सर, डिफरेंस इन न्यूट्रॉन के कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, मैंने बताया था मास, डेंसिटी सर डेंसिटी, और बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर सेकंड पॉइंट में जो लिखवाने वाला था आप सब वो नोट करें मेरे साथ में, ठीक है। अब यहां पर याद रखना, all the isotopes contains same number of इलेक्ट्रॉन्स। सभी आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, मैं बोल सकता हूं कि इनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सभी आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। दृष्टि बेटा, बोर्ड इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर? Yes, sir. बाकी सब सभी को क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दृष्टि को क्लियर नहीं है? बताओ। सर थोड़ा थोड़ा ब्लर है। थोड़ा थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। सर तब तक आप बीच सब बीच लोग में ब्लर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो अभी वाईफाई का इशू हो रहा होगा, ठीक है। आप सब अपने वाईफाई चेक करें अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं है, मैं भी वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप सबको समझ में आया कि सारे के सारे आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम सेम, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ बेटा, हाँ चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूंगा आपके पास से, ओके। सबको विजिबल है, बताओ। Yes, sir. अब है। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सभी के सभी आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उनके अंदर वैलेंसी सेम रहेगी, ठीक है। जब वैलेंसी सेम रहेगी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी तो वैलेंसी होती है, तो ऑटोमेटिकली जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी। बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, बात समझ में आ गई? आ रही बात समझ में?
Yes, ये चीज sir. हम कहना चाहते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तुमको समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों पॉइंट क्या बता रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि हम आइसोटोप से क्या क्या बातें समझ पाते हैं। जो आइसोटोप है वो दिखने में फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग हो गए, बट जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी करवाएंगे तो वो सेम बिहेव करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चीजें आएंगी बेटा, कंबशन से लेकर सारी चीज जो भी केमिकल रिएक्शन करती है, जिसमें भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे वहां पर हम क्या करेंगे, आइसोटोप्स ले कोई सा भी, तीनों सेम ही काम करेंगे। सर तो फायदा क्या हुआ? ये ले लेता हूं। अब ये रेडियोएक्टिव है, ये तो रेडियोएक्टिव नहीं है। रेडियोएक्टिव तो क्या करेगा? इमिट करेगा क्या? रेडिएशन। यस, रेडिएशन इमिट करेगा। सर रेडिएशन इमिट करने से क्या होगा? अब मुझे पता करना है कि हमारे बॉडी के अंदर मान के चलते मैं कुछ खाना खा रहा हूं, उसमें मुझे कार्बन चाहिए होता है। मुझे चेक करना है कि वो कार्बन यानी खाना जा कहां रहा है। बॉडी के अंदर कहीं तो जा रहा होगा, कहीं तो यूज हो रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल की जगह पे रेडियोएक्टिव कर लेता हूं। रिएक्शन सारे शो करेगा कौन? रेडियोएक्टिव। बट इसके साथ में ये क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा। क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कार्बन कहां कहां मूव कर रहा है। उस रेडिएशन को ट्रैक करके उस रेडिएशन को देखते जाऊंगा कि कहां कहां जा रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कार्बन कहां पे चला गया मेरी बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली बात, थोड़ा बहुत हार्मफुल होगा। अब सर ये हार्मफुल है तो यूज कहां कर रहे हैं? ऐसी जगह पे जहां पे आपको डिजीज पता करनी है। मेडिसिन में कैसे? जैसे थायराइड होता है, बोन डिजीज हो किसी को, ब्रेन ट्यूमर हो, तो मुझे तो डिटरमाइन करना है या उनको कंट्रोल करना है। तो उसमें तुमने सुना होगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सुना है ना? कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। Yes, sir. हाँ, कीमोथेरेपी में केमिकल देते हैं। केमिकल क्या? केमिकल में क्या आते हैं? एटम्स ही तो आते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मल की जगह पे क्या यूज कर लेंगे? रेडियोएक्टिव। ये हमको दो बातें बताएगा। एक तो सर वो डिजीज कहां पर हो रहा है, दूसरी चीज उस डिजीज को कंट्रोल या फिर एलिमिनेट करने के लिए हार्मफुल होगा तो ये रेडिएशन करेगा। इसीलिए अब कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादातर कैंसर पेशेंट के जो बॉडी हेयर होते हैं वो गिर जाते हैं, उनकी स्किन अलग से हो जाती है, पीली पीली सी हो जाती है, प्लेन हो जाती है, बाद में नॉर्मल हो जाती है। बट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी उनको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए ना अपनी मूवीज वगैरह में, ठीक है, बिल्कुल लेजर यूज करते हैं। तो वहीं पर अब दूसरी बात देखोगे बेटा, वो रेडियोथेरेपी बेटा जिसमें लेजर यूज करते हैं। अब दूसरी बात सर आपने मेडिसिन का बता दिया। मेडिसिन के अलावा इंडस्ट्री में आपने वो वाली घड़ी देखी जिसमें जो सुई के ऊपर वो होता था, रात में जाते थे अंधेरे में चमकने लगती थी, नहीं देखा? ठीक है। अभी जो आर्म क्लॉक होती है, काफी सारी जो आर्म क्लॉक होती है उनको कोट किया जाता है रेडियोएक्टिव इससे सब्सटेंस से, जो क्या करेंगी? रेडिएशन इमिट करेंगी। जिस आर्म क्लॉक घड़ी की सुई, घड़ी होती है, अब तो तुम डिजिटल पे आ चुके हो, तो डिजिटल वालों को तो पता नहीं चलेगा घड़ी की सुई। एनालॉग वॉचेस जो होती थी पहले के टाइम पर, ठीक है। उसके अलावा और भी देख सकते हैं, जैसे जो ब्रिजेस वगैरह हैं, अब इंजीनियर वगैरह क्या करते हैं, वो हर साल सर्वे करते हैं। क्या सर्वे करते हैं? टू डिटरमाइन कि हमारा जो ब्रिज है उसमें किसी तरह का क्रैक तो नहीं आ रखा। अगर क्रैक आ गया तो क्या हो सकता है? चांसेस हो सकते हैं कि वो ब्रिज गिर जाए। आई बात समझ में? तो मुझे डिटरमाइन करना है कि उस ब्रिजेस के अंदर क्रैक आ रखी है या नहीं आ रखी। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एटम्स को बदल दूंगा किससे? रेडियोएक्टिव एटम से। जो वो रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएशन इमिट करेंगे। उस रेडिएशन को मैं क्या कर लूंगा? ट्रैक करूंगा, जो कि मुझे बताएगा कि एटम के अंदर जो मेटल की शीट है कहां कहां पर क्रैक आ रखे हैं। बिना पूरे ब्रिज को मैं जाने में क्या करूंगा, मशीन लेके जाऊंगा, पूरा स्कैन कर लूंगा। जैसे हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे देखा है? Yes, एक्सरे sir. करवाया, सभी ने करवाया होगा एक्सरे।
तो उसमें कहते हैं ना कि ये रूम ज्यादा हार्मफुल है, इस रूम में ज्यादा देर मत रहो, लिखा रहता है। एक्सरे रूम अलग से होता है, तो उस Yes, एक्सरे में क्या sir. होता है, Yes, वो sir. हार्मफुल रेडिएशन डालते हैं, और रेडिएशन क्या करता है, आपकी बॉडी के थ्रू पास होती है, बोन में से पास नहीं हो पाती, बॉडी में से पास हो जाती है, जहां जहां से बॉडी से पास हो जाती है वहां पर क्या जाता है आपको व्हाइट स्पॉट, और जहां जहां पर रह जाती है तो वहां पर आपको बोन्स दिखने लग जाती है। एक्सरे की शीट आती है ना, शीट फिल्म आती है जिससे हम लेके आते हैं, फिर Yes, उसमें देखते हैं sir. ऐसे करके कि हाँ सर यहाँ पर हड्डी टूटी हुई है, तो वो क्या चीज है, वहां पर भी क्या यूज किया गया बेटा, रेडिएशन रिमिट की गई। वो रेडिएशन आई कहां से होगी, रेडियो एक्टिव से। सर जरूरी है कि सिर्फ कार्बन का यूज करें, हाइड्रोजन का भी कर सकते हैं। कार्बन, मैं कार्बन तो एटम की बात कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव एटम की। तो कोई भी हो सकता है। नहीं वो तो हायर क्लास में पढ़ोगे, कौन सा कार्बन नहीं होगा, कार्बन के अलावा भी होते हैं, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे यूज करा रेडियो एक्टिव एटम्स की, जब हायर क्लासेस में आ जाओगे तो उसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम बेटा आज था। अब यहाँ पर आ जाएगी तीसरी बात, अब हमको जानना है सिमिलरली, जैसे मेरे को अपना फूड सिस्टम जानना था, कहाँ पे फूड ट्रेवल कर रहे हैं, सिमिलरली मुझे प्लांट का भी जानना है। किसका जानना है, प्लांट का। तो प्लांट के अंदर जो एटम्स हैं, हमारी बॉडी को देखो स्मॉल अमाउंट में एटम्स ही होते हैं, मेटल्स चाहिए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। बायो में पढ़ा होगा वर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। सर इसमें क्या चाहिए होता है, Yes, sir. बोरोन, कार्बन, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन कुछ अमाउंट में चाहिए होता है ना हमको, हमारी बॉडी को लिटिल अमाउंट में चाहिए होता है। और सर कैल्शियम, Yes, कैल्शियम sir. भी चाहिए होता है, दूध में मिलता है कैल्शियम, हम बोलते हैं ना दूध पियो कैल्शियम मिलेगा, तो कैल्शियम क्या है बेटा, मेटल है, समझ रहे हैं। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए हमको एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैल्शियम मेटल है। ऑब्वियस बात है, कैल्शियम मेटल है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 8 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट कौन करता है, मेटल। आगे बात समझ में। तो सिमिलरली हमको आइडेंटिफाई करना है प्लांट की ग्रोथ, किन किन बातों पे प्लांट डिपेंड करता है, किन किन चीजों की उसकी ज्यादा जरूरत है, तो वो हम हेल्प करते हैं उनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की यूज से। बात समझ आ रही है। अब देखो Yes, sir. और एक सबसे इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ जहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है आइसोटोप्स का। कहां पर, आपने देखा होगा ना कई सारी जो पुरानी चीजें मिलती हैं, तो जो वो ले जाते हैं उनको आर्किटेक्चर के पास, फोसिल्स मिलते हैं। वो फोसिल्स क्या बोलता है कि ये 200 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने हैं, ये 700 साल पुराने हैं, कैसे बता देता है वो, सारी बात समझ में। सबको जानना तो होगा सर वो कैसे बन रहा है, कैसे वो डेट में एग्जैक्ट डेट बता पा रहा है, ये 100 साल पुराने हैं, 200 साल पुराने हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। आगे बच्चों में हम जितने भी आर्कियोलॉजिकल थिंग्स होते हैं, प्लांट, एनिमल, फोसिल, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ अमाउंट में कार्बन रेडियो एक्टिव होता है, तो जो रेडियो एक्टिव कार्बन होगा वो धीरे धीरे टूटता है। क्या करता है बेटा, टूटता है। अब वो जो धीरे धीरे टूट रहा है, तो मैं देखूंगा जैसे मेरे कोई नई सब्सटेंस आएगा, पुरानी चीज आई मेरे पास, मैं क्या करूंगा उसके अंदर चेक करूंगा कितना कार्बन टूट चुका है। बात समझ रही है। और मुझे ये पता है कि 5% या 10% टूटने में इतना टाइम लगता है, अगर वो 50% टूटा तो उसका 10 टाइम्स या 50 टाइम्स। आगे समझ में। किसको ये बात समझ में नहीं आई, किसके माइंड के ऊपर से चली गई ये बात, बताओ। सभी मेरे साथ हैं किसी, या कोई पीछे रह गया। कार्बन डेटिंग समझ आ रही है नहीं आई, बताओ बेटा। आस्था, अमृत, अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. चलो Yes, sir. एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसके बारे में ये लिख लिया आपने, Yes, sir. पूरा क्लियर हो चुका है? Yes, sir. इसको एक बार Yes, नोट sir. कर लो, नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक छोटा सा और टॉपिक बता देता हूँ, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। क्या बताते हैं? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। और फिर मैं आपको एप्लीकेशन लिखवा दूंगा, किसकी? रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की, जो मैं भी आपको बताता था, सारे एप्लीकेशन लिखवा देता हूँ। और फिर हम पढ़ेंगे आइसोबार्स के बारे में, ठीक है। इसको इरेज कर दूं मैं? सही है, सुनो। Yes, sir. Yes, sir. देखो एज वी नो, हमको पता है सर आइसोटॉप्स है, तो क्लोरीन का आइसोटॉप ले लेते हैं। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ये दो आइसोटॉप्स होते हैं किसके? क्लोरीन एटम के। किसके? और मुझे कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। उससे पहले बेटा जान लेना, हमारे पास ये जो क्लोरीन 35 होता है, इट इज प्रेजेंट इन, अगर ये दोनों के दोनों नेचर में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? नेचर में मिलते हैं। क्लोरीन 35 मिलता है 75%, और ये मिलता है तो कितने परसेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों आइसोटॉप्स? सर क्लोरीन 35 75%, वेयर क्लोरीन 37 वो मिलता है कितने में? 25%। और वी हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। क्या निकालना है हमको इसका? अब यहाँ पर जो एटॉमिक मास आएगा बेटा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास कितना है? देखो क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 35 इंटू कितना नेचर में एग्जिस्ट करता है? 75 अपॉन में 100। अपॉन में 100 क्यों लिखा बेटा मैंने? क्योंकि ये परसेंटेज है। प्लस क्लोरीन 37, क्योंकि अब ये दूसरा वाला आइसोटॉप, ठीक है। क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों का, ठीक है। इंटू 35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके ये जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी, अगर आप आगे से मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आप सब मुझे क्या जवाब देंगे? 35 या 37 या 35.5? 35.5. ठीक है, 35.5, ठीक है। जहां पर भी यूज करेंगे हम 35.5 का यूज करेंगे। आपको समझ में गया 35.5 है क्या? ये है एटॉमिक मास किसका? इन दोनों आइसोटोप का एवरेज निकाल दिया हमने। क्या निकाला है? एवरेज। आई बात समझ में? तो ऐसे ही बाकी सारे जो आइसोटोप भी होते हैं सभी का हम एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नहीं बेटा, यही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब कहोगे सर एटॉमिक मास नंबर तो सर होल नंबर होता है, बट ये तो पॉइंट में आ गया, ये तो होल नंबर है ही नहीं। बात समझ रही है? तो ये क्या है बेटा? ये एवरेज है, फ्रैक्शनल है। होल नंबर वाले तो ये दोनों है, समझ में? वो मास नंबर Yes, sir. दोनों के दोनों। अगर आपसे पूछे सर
पॉइंट में कैसे गया? क्या उसके पास आधा प्रोटॉन है आधा न्यूट्रॉन है क्या? नहीं, ये है एवरेज। ठीक है, एवरेज का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, बाकी चल के हम एवरेज का यूज करेंगे हर जगह पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? बस मेरे को यही बताना था यहाँ पर, फ्रैक्शनल का और एवरेज का। मेरे ख्याल से ये सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी है। Yes, sir. Yes, sir. तो आइसोटोप्स में हम कौन सा मास यूज करेंगे? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये जो एटॉमिक मास है, आगे से कोई तुमको फ्रैक्शनल नहीं बोलेगा, बोलेगा एटॉमिक मास बताओ क्लोरीन का, तो तुम क्या बोलोगे? सीधा 35.5। वो सोचेगा तुमको पता ही है फ्रैक्शनल की बात कर रहे हैं। फिर वो तुमसे स्पेसिफिकली पूछे कि 35.5 क्यों है, तो आप बोलोगे सर ये एवरेज है। एक्चुअल में इसके अंदर दो आइसोटोप्स हैं, 35 और 37। 35 प्रेजेंट इन 75% और 37 जो कि कितने परसेंट में प्रेजेंट है? 25% में प्रेजेंट है नेचर के अंदर। ऐसे बताओगे, सबको समझ में आ गया? बताओ। Yes, sir. चलो चलो हम एप्लीकेशन लिख लेते हैं इसकी। क्या लिख लेते हैं? एक बार एप्लीकेशन लिख लेते हैं और फिर हम आइसो बार के ऊपर डील करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, हेडिंग डाल देना। हेडिंग क्या रहेगी? एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव का मतलब समझ गए सर? रेडिएशन इमिट करेगा। क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा। बस इस रेडिएशन का ही हमको यूज करना है। चलो मिटा दिए। आस्था, अमृत, अनन्या। Yes, sir. चलो ठीक है, आ जाओ। सो सबसे पहला एप्लीकेशन हम यूज करेंगे इसका एग्रीकल्चर के अंदर। किसके अंदर यूज करेंगे? एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जितने भी प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, सभी को सर्टेन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? अभी पीछे से एक ऐड चल रही थी, आप सबने एक ऐड चलती है टीवी पर, कॉपर की, सॉरी जिंक की, आरओ की चलती है ना, आरओ के अंदर जिंक है, जिंक वाला पानी। ऐड चली थी अभी, देखा था आपने? Yes, एक्वागार्ड sir. की चल रही थी ऐड, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास ये जो है कंटेनर, इसके अंदर जिंक प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या करता है? पानी को ज्यादा शुद्ध बना देता है। तो वो सारी चीजें, उसमें क्या जिंक क्या है? मेटल है, वो सारी बातें। अब हम बात कर रहे थे किसकी? एग्रीकल्चर के अंदर सर्टेन एलिमेंट्स सच एज, सर कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे? पहला रिक्वायरमेंट होगा बेटा किसका? बोरोन का, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, ठीक है, जिंक एटसेट्रा। तो बहुत सारे क्या होंगे बेटा? एलिमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ
प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो कर जाए, क्या कर जाए बेटा, प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो कर जाए। सर इनकी क्वांटिटी कब, मिनट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगी, सर मिनट क्वांटिटीज। सर व्हाट डू यू मीन बाय मिनट क्वांटिटी? मिनट क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा लेस, स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी या फिर प्लांट की बॉडी को ये मेटल रिक्वायर्ड होते हैं, बट किसमें, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ताकि जो बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन में हमको ये मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये मेटल की रिक्वायरमेंट होगी तो केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा, प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा। अदरवाइज उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और प्लांट और एनिमल किससे सफर करेंगे, डिजीज से सफर करेंगे। ठीक है, यहां तक आया समय? Yes, sir. तो मैग्नीज को कैसे लिखते हैं? मैंगनीज को Mn, मैंगनीज का सिंबल होता है Mn। अब रेडियो एक्टिव का काम क्या होता है सर, यहाँ पर हम यूज करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो मुझे डिटरमाइन करना है कि सर कौन सा मटेरियल, कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, क्या है, कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। अगर मुझे क्वांटिटी पता चल गई तो मैं प्लांट को क्वांटिटी प्रोवाइड कर दूंगा, प्लांट क्या करेगा, फिर प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा। बात समझ रही है? इसीलिए जितने भी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनको बोला जाता है पहले अपने सोइल का टेस्ट करवाएं, बोलते हैं ना, अपनी जो मिट्टी होती है उसका टेस्ट करवाएं। Yes, sir. क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ताकि वो डिटरमाइन कर सके किसी एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा या कम तो नहीं है। अगर ज्यादा कम होगी तो वो क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे तुम ये डालो ताकि तुम्हारी जो प्रोडक्शन हो वो इंक्रीज कर जाए। समझ रहे हैं? प्रोडक्शन इंक्रीज कब होगी, जब प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा। आगे बात सब में ये नहीं आई? ठीक है, सेकंड, इन इंडस्ट्री, अभी हमने एग्रीकल्चर की बात करी है, अब हम बात करेंगे किसकी, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अभी इंडस्ट्री कौन सी, पहले तो सिविल इंडस्ट्री जहां पर ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें ब्रिज वगैरह, तो ब्रिज वगैरह के क्रैक को डिटरमाइन करने के लिए उसके अंदर किसी तरह का क्रैक प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें हम किसका यूज करेंगे, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द क्रैक्स। क्या बेटा, हर मेटल का आइसोटोप को ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे अपन कॉपर का नहीं लिखना, यहाँ पर हम तो और कोई सा लिख लेना। ठीक है, कॉपर लिख लिया, फिर यहाँ पर यूज कर लो, बोल लिया, इसका यूज करोगे, MO, ठीक है, MO, ठीक है, मोलिबियम MO, to identify the cracks in metal cast। हमारे पास जो मेटल है क्या उसके अंदर किसी तरह का क्रैक प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको पता करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात आ गई मेडिसिन में, एग्रीकल्चर आ गया, इंडस्ट्री आ गई, अब मेडिसिन की बात करेंगे। मेडिसिन में, ठीक है, इसको मिटा दो एग्रीकल्चर वाले को, बताओ
Say yes or no. Asta, Amrit. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाए, कहाँ पर, मेडिसिन में। सर आपने जो एग्रीकल्चर में एलिमेंट्स लिखा था वो सारे आइसोटोप थे। हाँ, रेडियो एक्टिव वाले आइसोटोप्स यूज करेंगे। एलिमेंट होंगे, एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब उनको हम बदल देंगे उनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, तो हमको डिटरमाइन क्या मिल जाएगा, उनकी एक्टिविटी पता चल जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सारी सेम रहेंगी, एक्टिविटी पता चल जाएगी कि वो जब प्लांट के अंदर जाएंगे या किसी भी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो क्या पार्ट करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म समझने में काम आता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उस चीज को समझने के लिए भी हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं। थर्ड आ जाएगा बेटा, थर्ड इन मेडिसिन। किसमें, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। सर मेडिसिन में कौन कौन सी बीमारियां होती है जिसके अंदर खासकर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो डिजीज होते हैं, थायराइड, बोन डिजीज। अब बोन के अंदर तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, रेडियोएक्टिव कैल्शियम को यूज कर लेंगे। ब्रेन ट्यूमर,